भाई आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। तो एआई करके बनाया मेरा ऊपर इंजाम लगाने के लिए। 1000 मिलेगा तो मतलब 1000 करोड़ सुरेंद्र जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पर वोट लेने के लिए। मुसलमान ভোট কাটার জন্য দেখলাম 1000 কোটি ডিল। हम यहाँ पर आज के दरमियान इसलिए आए हैं कि आपको नेता बनाया जाए। देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी दी थी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। देखिए, हमारी सबका नेता अमित शाह जी बता दिया 170 से नीचे नहीं आएगा, ऊपर कितना जाएगा जनता को मालूम है। इसी घर में माँ का नाम अप्रूव हो गया है, बेटा का नाम को डिलीट कर दिया गया है और उसके बाद उन्हीं का नाम, उन्हीं का एपिक नंबर बिहार की इलेक्टोरल रोल में जोड़ा गया है। पब्लिक पूरा तैयार है, वो अमित शाह के लैंग्वेज में पब्लिक तैयार है, भाजपा को बंगाल का धरती से उखाड़ के फेंक देने के लिए तैयार है। आज बात बंगाल चुनाव की। जी हां, बंगाल चुनाव 2026, 1000 करोड़ की डील, टुकड़े टुकड़े गैंग और सियासी संग्राम। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। जी हां, बात पश्चिम बंगाल की, जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि पहचान, डर, आरोप और भरोसे की जंग बन चुका है। एक तरफ 1000 करोड़ की डील का आरोप, दूसरी तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग का हमला और बीच में आम जनता, किसान, आदिवासी और वोटर। सवाल सिर्फ इतना है, इस बार बंगाल में असली मुद्दा क्या है, विकास या विभाजन? जी हां, आइए समझते हैं इसे। कहानी की शुरुआत होती है एक वीडियो से। 19 मिनट का वीडियो सामने आता है जिसमें दावा किया जाता है कि उन्हें बीजेपी से 200 करोड़ रुपए एडवांस मिले हैं और कुल डील है 1000 रुपए करोड़ की, ताकि पश्चिम बंगाल में सरकार बदली जा सके। ये जो मुस्लिम लोग हैं, इनको तो आपको गुंडा करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या, मतलब क्या ऐसा ही है? देखिए, मैं उनको भी बोला, सुरेंद्र जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पर वोट लेने के लिए। वो एक एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता में, वो पैसा ज्यादा नहीं देते, लेकिन आज के दिन में जो नया नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेगी, वो सब शिक्षित होगी, स्वच्छ भारत नीति होगी, मुसलमान को उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये आपका जो लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते? मैं पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तो मतलब 1000 करोड़। वीडियो में कुछ बयान ऐसे भी हैं सामने आते हैं जो सीधे सीधे समाज को बांटने वाले हैं, लेकिन वीडियो सामने आते ही सियासत गरमा जाती है। कबीर जो उस वीडियो में है वो कहते हैं कि ये एआई से बना हुआ वीडियो है। वो तो एआई करके बनाया मेरा ऊपर इंजाम लगाने के लिए। उनका जवाब, मैं कोर्ट में गया, फिर उनका हिम्मत है तो मेरा किसी को साथ डील किया, सामने आना चाहिए, सबूत देना चाहिए। सबूत देंगे तो जो बोलेंगे मान लेंगे, और नहीं सबूत होंगी तो उनको खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। ये उनका पहला बयान आता है, लेकिन बाद में जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें ये बात नहीं कहते कि ये वीडियो एआई से बना हुआ है। मैं यही बोलना चाहते हैं, जो टीएमसी को हिम्मत है तो मेरा जो वीडियो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिखाया, तो बॉबी हकीम को मैं चैलेंज कर रहा है, वो वीडियो के साथ मेरा जो दिखाया, मेरा को फ्लैट में बहरमपुर में मेरा रूम में बैठ के जो बात दिखाया, किसके साथ बात करा, किसके साथ पैसा के लिए मैं बात किया,
वो सामने आने का मैं चैलेंज कर रहा हूँ। लेकिन वीडियो बनाने वाला दावा करता है ये पूरी तरह असली है, यानी सच क्या है ये अभी भी सवाल बना हुआ है। अब एंट्री होती है बंगाल की मुख्यमंत्री की। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है बीजेपी 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि टीएमसी सरकार को गिराया जा सके। অনেক পয়সা আছে তো লোকে চুরি করা টাকায়, ডাকাতি করা টাকায়, দেশের কালোবাজারিদের টাকায় হৃষ্টপুষ্ট ওদের কিছু গদ্দার মুসলমান ভোট কাটার জন্য দেখলাম 1000 কোটির ডিল। আর আমোদি প্রমোদি বাবুও মাঠে নেমে পড়েছেন। তিনি বলছেন ওটা এআই করেছে। তো এআই যদি করে থাকে তাহলে যে করেছে সে বলছে আমি করেছি, তা আপনি হঠাৎ ওর পক্ষ নিতে গেলেন কেন? একদিকে হিন্দুদের বিভ্রান্ত করছেন আর একদিকে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছেন, তাহলে আপনাদের চরিত্রটা কি? গিরগিটি না তো কি? তাই বলবো ওন্দার মানুষ ঠিক করুন। उन्होंने सवाल उठाया कितने दिन सच्चाई छिपाओगे, इतना पैसा कहां से आ रहा है। इस पूरे मामले के बाद AIMIM ने कबीर से दूरी बना ली है। इंशाअल्लाह ताला अगली बार बंगाल का मुस्लिम अक़लियत एक तब्दीली लेकर आएगा और हम यहाँ पर आपके दरमियान में इसलिए आए हैं कि आपको नेता बनाया जाए, आपको लीडर बनाया जाए ताकि आप अपने मुक़द्दर के फैसले कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की राजनीति की हकीकत यही है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उसी का विकास होगा, उसी का डेवलपमेंट होगा। बंगाल में बरसों से हमने कभी कांग्रेस को वोट दिया मुस्लिम अक़लियत ने, कभी हमने लेफ्ट पार्टीज को वोट दिया, कम्युनिस्ट पार्टीज को वोट दिया और पिछले 15 साल से हम टीएमसी को अपना वोट दे रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहने के लिए आया हूं कि आप आराम से इस बात को सोचिए कि हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस को वोट दिया तो क्या हमारा कोई फायदा हुआ? क्या हमारे बच्चों को नौकरी मिली? क्या यहाँ से मुर्शिदाबाद से पलायन खत्म हुआ? फिर हमने लेफ्ट पार्टीज का साथ दिया। बताइए बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटी का क्या फायदा हुआ? क्या हमारे जिंदगी के हालात बदल गए? क्या हमको गवर्नमेंट में नौकरी मिली? नहीं मिला। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामला बन गया है। जी हां, सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि साजिश और सियासी खेल का मुद्दा बन गया है। भाई आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती हैं। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। आनंदो भैया पत्रिका। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं। उन्होंने एक रैली में कहा टीएमसी टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करती है। हमारे सिलीगुड़ी भारत की सुरक्षा का भी प्रमुख द्वार है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ शब्द नहीं है, मां भारती की भुजा है। लेकिन आप याद रखना साथियों, टीएमसी ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को खुश करने के लिए क्या किया था? साथियों, नॉर्थ बंगाल को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर टीएमसी की दुर्नीति का एक और सबूत मैं यहां देना चाहता हूं। देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी दी थी। नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात कही थी।
तुष्टीकरण से भरी ये टीएमसी ऐसे लोगों को सड़क से लेकर संसद तक समर्थन देती है। टीएमसी को बताया गया, जी हां, एंटी ट्राइबल, एंटी नॉर्थ बंगाल, एंटी यूथ और आरोप लगाया कि वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। देश की सुरक्षा तक से समझौता किया जा रहा है। यह बयान सीधे सीधे चुनाव को नेशनल सिक्योरिटी बनाम वोट बैंक में बदल देता है। इनको पीएम शब्द से इतनी नफरत है कि पीएम नाम से जुड़ी हर स्कीम का या तो नाम बदल देते हैं या लागू ही नहीं करते हैं। जैसे गरीबों के घर की योजना है पीएम आवास, इसका नाम बदल दिया और उसमें से असली गरीबों, असली हकदारों के नाम ही काट दिए। ऐसे ही आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना है, इससे हर गरीब परिवार को, 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज मिलता है। क्योंकि इसमें पीएम लिखा हुआ है तो ये योजना भी टीएमसी वाले बंगाल में लागू नहीं होने देते। मैं मानता हूं कि टीएमसी के बड़े नेताओं को मुझसे नफरत है, लेकिन इस नफरत में इन्होंने पीएम शब्द को भी नहीं छोड़ा। ये तो संविधान का दिया हुआ शब्द है, देश की जनता ने दिया हुआ शब्द है। ये जन्म से मैं लेकर के नहीं आया हूं। इस वजह से नुकसान बंगाल के गरीब का, बुजुर्ग मां बाप का हो रहा है, आप सभी का हो रहा है। जी हां, अब एंट्री बंगाल में योगी आदित्यनाथ की भी हो चुकी है। उन्होंने कहा खेल खत्म। क्या है ये मामला, इसको समझते हैं। जी हां, फिर आते हैं यूपी के मुख्यमंत्री। उन्होंने ऐलान किया, ए बार खेला शेष, खेल खत्म हो चुका है। योगी ने कहा बंगाल अब चुप नहीं रहेगा। टीएमसी मुस्लिम वोट बैंक के लिए चुप रहती है। जी हां, और यूपी मॉडल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा जहां माफिया खत्म किए वहां विकास शुरू हुआ। आज बंगाल की जो स्थितियां हैं, राजनीतिक हत्याएं, हत्या का प्रयास, महिला अपराध, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, और मुझे तो देख करके अफसोस हुआ जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहां की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यहां की जनता उर्दू नहीं, बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी, और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए। फिर सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा। और इसी बात को लेकर के आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों,
ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती है, नहीं निकलने देती है। दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा करती है। ईद के अवसर पर सरेआम गौ हत्या करने की छूट देती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ करवाती है। बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदुओं की हत्या पर मौन रहती है। लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत के अंदर मां काली की पूजा होगी, भारत के अंदर मां गंगा की पूजा होगी। भगवान राम हम सबके अंदर बसे हुए हैं। हर बंगाल का व्यक्ति जय श्री राम का उद्घोष भी करेगा, वंदे मातरम का उद्घोष भी करेगा। और अब हम आपको बंगाल के असली मुद्दे के बारे में भी बता दें। जी हां, किसान और आदिवासी, इन सब राजनीतिक बयानों के बीच क्या कोई बात कर रहा है असली मुद्दों की? बंगला में एक मशहूर कहावत है, जहाँ रोटे तो किचु न किचु बोटे। धुआं वहीं से निकला करती है जहाँ चिंगारियां मौजूद होती हैं। इसे आप आरोप कह रही हैं, जिसके बहुत सारे सबूत मौजूद हों। मैं समझता हूँ ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर साहिबान को, और ये एक पूरा जो सिस्टम है, उन्हें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। मैं वायलेंस के खिलाफ था, हूँ और रहूँगा। हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी, इन हजरात को फुल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, मगर एक रिक्शे वाले को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, एक मजदूर को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, साइकिल पे चढ़कर जो फेरी लगाता है, प्रोटेक्शन उसको भी मिलनी चाहिए। तो अगर नाम आदमी जिंदा है और उसके पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट हैं जो रिक्वायर्ड है, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड करार दिया है, उसके होते हुए अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं आते हैं, और अगर वो शख्स हमारा हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, अगर वो अपने इस देश के लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर अपने वोट के अधिकार से वंचित रहते हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा और इलेक्शन जो प्रक्रिया है उस पर हमेशा के लिए दाग लग जाएगा। देखिए, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर हमेशा होते हैं और होते रहेंगे, और मुझे ये विश्वास है कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर हजरात बहुत सेंसिटिव होते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि टी.एन. शेषन साहब को क्यों याद किया जाता है, और आज वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर साहब को क्यों याद किया जा रहा है, ये खुद तय करनी पड़ेगी। हुगली के किसान, आलू का उत्पादन ज्यादा लेकिन कीमतें इतनी कम की लागत भी नहीं निकल रही। पुरुलिया के आदिवासी इलाका, कुडमी समुदाय की बड़ी मांग, एसटी स्टेटस, भाषा की मान्यता, करीब 50 लाख आबादी और 30 सीटों पर असर। हिंदू का गॉड है, भागुआ गॉड है, मोदी जी का गॉड है। यह 7 सीट बीजेपी जीतेगा, 7 सीट बीजेपी जीतेगा। तुष्टिकरण का राजनीति के नमूना है, तुष्टिकरण का राजनीति। यहाँ पूरा के पूरा तुष्टिकरण के खिलाफ लोग मोदी जी का साथ है। मान के चलिए, इस एरिया में बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में 49% वोट मिला, तब एसआईआर नहीं हुआ था। एसआईआर का बाद यहाँ 55% वोट मिलेगा बीजेपी को, सब सीट जीतेगा। सबसे कम मार्जिन रहेगा 30,000 डिफरेंस, 30,000 से 50,000 के ऊपर सब प्रत्याशी बदल भी दिया जाता है। हमारी खास करके बंगाल की जनता को बेनिफिट भी नहीं मिलता है। और तीसरा, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, ये 12,000 की शौचालय से भी, लैट्रिन से भी टीएमसी रुपया खाता है। देखिए, हमारी सबका नेता अमित शाह जी बता दिया 170 से नीचे नहीं आएगा, ऊपर कितना जाएगा जनता को मालूम है। मैं बार बार सब सभा में बता रहा हूँ, 16 में 3 सीट बीजेपी जीता था, 21 में 77 सीट जीता है,
इस बार 177 हो ही जाएगा, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। यानी असली लड़ाई यही है, रोजगार, पहचान और सम्मान की। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 1000 करोड़ की डील सच है? क्या वीडियो असली है या एआई है? क्या टुकड़े टुकड़े गैंग सिर्फ चुनावी जुमला है या फिर असली मुद्दे किसान, बेरोजगारी और आदिवासी अधिकार कहीं इस शोर में दब तो नहीं गए हैं? बाबा माँ कृष्णेंदु मुखर्जी, ओके ओके, हिज नेम इज कृष्णेंदु मुखर्जी। इनका नाम है कृष्णेंदु मुखर्जी, जिनका खुद का नाम 2002 के लिस्ट में है, उनका माताजी का नाम 2002 के लिस्ट में है, उनके पिताजी का नाम 2002 के लिस्ट में है। लेकिन इसके बावजूद इसी घर में माँ का नाम अप्रूव हो गया है, बेटा का नाम को डिलीट कर दिया गया है। इसी घर की छोटी बेटी यानी कृष्णेंदु मुखर्जी की बहन, उनका नाम अप्रूव हो गया है, कृष्णेंदु मुखर्जी का नाम डिलीट कर दिया गया है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता है। बंगाल एसआईआर की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी शायद इनकी है, क्योंकि पहले तो इनको एडजुडिकेशन में डाला गया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पे उलझुल सवाल पूछे गए और उसके बाद बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए उनका नाम हटाया गया। और उसके बाद उन्हीं का नाम, उन्हीं का एपिक नंबर, उन्हीं का वोटर आईडी कार्ड में जो एपिक नंबर है, उसको बिहार की इलेक्टोरल रोल में जोड़ा गया है। यानी कृष्णेंदु मुखर्जी का नाम बंगाल वोटर लिस्ट से हटाया गया, उसके बाद बिहार के वोटर लिस्ट में भेजा गया। कृष्णेंदु मुखर्जी कह रहे हैं कि उनका बिहार के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कभी बंगाल के बाहर बिहार तक गए भी नहीं, परिवार का कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं है, पला बड़ा सब कुछ इधर पे, जन्म इस घर में हुआ। ये घर उनका 70-80 साल पुराना है, दादा परदादा सब इधर ही थे और आज उनको सिर्फ हटाया नहीं गया, डिलीट नहीं किया गया, उसके बाद बिहार में जोड़ा गया। तो कृष्णेंदु मुखर्जी उनका ये जो वोटर आईडी कार्ड है और उनका जो वोटर आईडी है, वो बंगाल छोड़ के बिहार पहुंचा कैसे? वंदे भारत में, या फिर कोई इलेक्शन कमीशन का स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें बैठ के चढ़ के इनका वोटर आईडी कार्ड बंगाल छोड़ के बिहार पहुंच गया? ये सवाल इनका है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं आया। बेचारा अभी ट्राइब्यूनल जाएंगे, अपना नाम को क्लियर करवाएंगे और जैसे हालात है, शायद 2026 बंगाल इलेक्शन में वो वोट नहीं डाल पाएंगे। गलती कोई करे, सजा ये भुगते, गलती कोई और करे, सजा ये भुगते। और इलेक्शन कमीशन जो बार बार कह रहे कि वोटर लिस्ट में सुधार लाएंगे, सब कुछ सही कर देंगे, इस तरीके से सही हुआ है कि बंगाल के एक वोटर को बंगाल के वोटर लिस्ट से डिलीट करके बिहार भेजा गया है। अभी उनकी जगह पे बिहार से कोई आएगा क्या? अगर जगह बना रहे तो जगह लेगा कौन? और उन्हें जिस जगह भेज रहे उसके पीछे मकसद भी क्या है? सिर्फ टेक्निकल एरर, जैसे टेक्निकल एरर हुआ था बंगाल के सारे वोटर को एडजुडिकेशन के अंदर डाल देना, जैसे टेक्निकल एरर हुआ था एआई के माध्यम से नाम को परखना, जिसके चलते इतने सारे गलतियां सामने आई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत। और ये लॉजिकल है, माँ इंडियन है, वो इसी घर की एड्रेस है उनका, वो वोटर है, वो लेजिटिमेट वैलिड वोटर है। और उन्हीं का बेटा जिनका नाम 2002 के लिस्ट में है, जैसा नाम 2002 के लिस्ट में था उसी तरीके से नाम उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बाकी सारे कागजात में है। लेकिन इसके बावजूद 2026 के इस एसआईआर में उनका नाम को डिलीट किया गया और उसके बाद उनको बिहार भेजा गया। मैं दिखाऊं आपको कहां पे गया वो सबूत? रुकिए सबूत दिखाएंगे आपको, एक सेकंड। ये देखिए, सर्च योर नेम इन 2003 बिहार इलेक्टोरल रोल डेटाबेस। ये उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर है जो मैं आपको नहीं दिखा सकता। और इसके बाद अब देखिए, इसके बाद देखिए 2003 बिहार इलेक्टोरल डेटाबेस में इनका वोटर आईडी कार्ड को जोड़ा गया। यानी आज के तारीख में वो बंगाल का तो रहे ही नहीं, वो बिहार का हो गया। चलिए, खुशकिस्मती है, कोई उनको रोहिंग्या नहीं बोलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इतना तो साझा कर दिया कि इन्हें कोई रोहिंग्या ना बुला दे, एटलीस्ट बंगाल छोड़ के वो बिहार जा रहे, फिर भी देश भारतीय है, देशवासी है। जी हाँ, समझिए, बंगाल का चुनाव अब सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है,
ये लड़ाई नैरेटिव की है, भरोसे की है और सच्चाई की है, क्योंकि जब राजनीति शोर बन जाती है तो सच अक्सर कहीं खो जाता है। और इस बार बंगाल तय करेगा कि वो शोर चुनेगा या सच। नहीं है, पूरा बंगाल में तृणमूल का इलेक्शन कैंपेन वो जनता स्वागत कर रहा है, क्योंकि जनता ममता दीदी का जो लड़ाई चल रहा है उसके साथ है, उसके साथ है। क्योंकि ये पूरा बंगाल, नॉट ओनली विलेघाटा, पूरा बंगाल में जो हो रहा है ममता दीदी का सपोर्ट में पूरा वेव चल रहा है। और भाजपा एंटी बंगाल जो बंगाल में बांग्ला में बात करता है या बंगाल में रहता है, ये भाजपा सबको खिलाफ है। और अभी जो वोटर, जेन्युइन वोटर्स, उसको खिलाफ जो कंस्पिरेसी कर रहा है, जेन्युइन वोटर्स को डिलीट कर रहा है, पब्लिक पूरा तैयार है। वो अमित शाह के लैंग्वेज में पब्लिक तैयार है, भाजपा को बंगाल का धरती से उखाड़ के फेंक देने के लिए तैयार है। जी हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे हर खबर का पूरा सच। नमस्कार।